आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आमतौर पर हम या तो कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से डरते हैं या किसी मसले का हमें कोई सही कानूनी तरीका नहीं पता होता। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब, अगर आमतौर पर देखा जाए तो औरतों के साथ ज़्यादा ज़्यादती होती है, तो अगर उनसे जुड़े कुछ ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है, तो वो कौन से लॉज हैं, कौन से ऐसे हक हैं? पहली बात तो ये कि औरतों के साथ ज़्यादती होती रही है, लेकिन अब नहीं हो रही है। अब इतने कानून बन गए हैं कि उनका राइट अच्छी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्टेड है। जी, फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है, तो उनको जी हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए ये है कि जो खास तौर से वुमेन के लिए उनके राइट्स को, जो कि ऐसा ऑफेंस होता है जो कि वुमेन के प्रति ही हो सकता है, उसके लिए कई किस्म के कानून बनाए गए हैं। पहली बात तो ये कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को ले लीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हर उस किस्म का तशद्दुद जो कि घर में होता है एक औरत के साथ, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट बनाया गया है। बहुत इजी है उसको अप्रोच करना। जो भी आपके साथ हो रहा है आपके घर में, उसको एक कंप्लेंट की शक्ल में या तो आप बाई मेल भेज सकते हैं या तो कंसर्न थाने में आप जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। उसी तरह से जो जहाँ पर आप काम करती हैं वहाँ के लिए भी आपको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया गया है। किसी किस्म का कमेंट, किसी किस्म का ल्यूसिड रिमार्क्स, अगर जहां आप काम करती हैं वहां पर आपको औरत होने के नाते किसी किस्म का कमेंट आ रहा है, तो उसके मुतल्लिक भी कानून जो है बहुत क्लियर है। वहां भी आप जो है आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकती हैं। ये तो रहा वो कानून जो कि ख़ास तौर से वुमेन को सामने रख के बनाया गया है। इसके अलावा जो इंडियन जो आम कानून है जो सब पर अप्लीकेबल होता है, उसमें भी लेडीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। चाहे वो आईपीसी ले या प्रोसीजर ने सीआरपीसी ले, 125 के तहत आप जा सकती हैं अगर आपके हस्बैंड आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, या इसी तरह से ऐसे एक्ट हैं जहां पर कि आपको ये भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि आपसे पुलिस किस किस्म की बर्ताव करे। अगर आपसे मतलब कि एक लेडीज से पूछताछ करना है तो पुलिस को क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर थाने में बुलाना है तो कब बुलाना है, यानी कि दिन दिन में बुलाना है, रात में नहीं बुलाना है। वुमेन कांस्टेबल का साथ रहना ज़रूरी है। अगर किसी किस्म के सवालात, किसी किस्म के इंक्वायरी में अगर पुलिस पूछ रही है तो वुमेन कांस्टेबल का भी होना ज़रूरी है। ये सब तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि इंडियन कानून वुमेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पास किए हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना से। हेलो 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 जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं, आवाज आ रही है आपकी? जी बताएं, क्या सवाल है? जी हाँ, मुझे आपकी भी आवाज आ रही है। कैन आई आस्क द क्वेश्चन? जी हाँ, पूछें। सर, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर बोर्न टू डिवोर्स्ड पेरेंट्स। ओके, राइट ऑफ चिल्ड्रन, या हु आर बोर्न टू द पेरेंट्स जिनका डिवोर्स हो गया है। जी जी जी। हाँ सर, जब डिवोर्स हो जाता है, हम तो खैर इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, राइट? अगर बाप ने कुछ भी केयर नहीं लिया हो, राइट, हैज नॉट टेकन अ सिंगल। जी, आपका सवाल मैं समझ गया। आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसे चिल्ड्रेन का जिनके की पेरेंट्स में अलहदगी हो गई है, वो सेपरेट हो गए हैं, उनका हक क्या है। तो आपको बता दूं कि एक बार अगर बच्चा पैदा हो गया शादी के बाद या लिविंग रिलेशन के बाद, उस बच्चे का उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, चाहे फादर की प्रॉपर्टी हो या मदर की प्रॉपर्टी हो, उसमें उसका उतना ही हक है जितना कि एक आम चिल्ड्रेन का है।
अगर उसमें पेरेंट सपोज के लिए कि फादर जो है उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसका नान नफका यानी कि उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उस बच्चे का हक है कि अपने फादर के खिलाफ कानून उसको हक देता है कि वह कोर्ट का सहारा ले और अपने फादर से अपने मेंटेनेंस का फादर के इनकम के स्टेटस के हिसाब से डिमांड करे और कोर्ट उसको इस किस्म के आर्डर पास करेगी। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जहाँ की सेपरेशन होने लगता है या सेपरेशन हो गया होता है, प्राइम कंसर्न अप टू द सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट जजमेंट में आ चुका है कि प्राइम कंसर्न बच्चे को देखा जाएगा, अब बच्चे का फ्यूचर देखा जाएगा, उसका मुस्तकबिल देखा जाएगा, उसी के हिसाब से आर्डर पास होता है। तो बच्चे को कंप्लीट हक है कि उसका सही माने में परवरिश हो, चाहे हस्बैंड उसके माँ और बाप जुदा ही क्यों ना हो गए हों, डाइवोर्स ही क्यों ना हो गए। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं हैदराबाद से। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो आपकी आवाज आ रही है, सवाल बताएं। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल बताएं, आपको पूछना क्या है? हाँ, सवाल ये है वकील साहब। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल? हमारी एक जमीन है, ज़राई जमीन है जी। हमारी एक ज़राई जमीन है। जी जी, सुन लिया, आगे बढ़िए, आगे बताइए। हाँ, उसके मुत्तसिल सीलिंग जमीन है। जी, उसके मुत्तसिल सीलिंग जमीन है। जी जी, आगे बढ़िए। कुछ लोग उसको नाजायज कब्जा करके हमारा रास्ता रोक रहे हैं जी, तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, आप का कहना यह है कि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, उस लैंड से सटा हुआ एक दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसकी की वजह से कुछ ऐसा दूसरी पार्टी हिसाब लगा रही है कि आपके अपने लैंड के पास पहुंचने में परेशानी हो रही है, यानी आपका रास्ता रुक रहा है। देखिए, इसको इजमेंट्री राइट बोलते हैं। कोई आपकी ज़मीन का अप्रोच, उसका एक्सेस कोई किसी किस्म की एक्टिविटी करके नहीं रोक सकता है। अगर आपको रोक रहे हैं तो पहला काम ये कीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और आपको पुलिस से भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट में जाइए। आपका हक है आपका ज़मीन के पास या आपके घर के दरवाजे के पास जाने के लिए, उसको इजमेंट्री राइट बोलते हैं। जी, हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, मोहम्मद निजामुद्दीन। हेलो। हाँ मैडम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? मैडम, घर के सामने जमीन है, 18 साल से केस लड़ा, मार्केट के शोर में मैं जीते हुआ हूँ, थर्ड पार्टी हार गई मैडम। हारने के बाद पूरे लीडर्स मिलके जो है ना उसको सपोर्ट कर रहे, मेरे को दिए तो उसको भी देना, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगी जमीन बोल के चंद लीडर जो है मेरे को डिस्टर्ब कर रहे मैडम। वो हिसाब से मैं अभी दुनिया का 18 साल से केस लड़ रहा हूँ। अभी 58 के हिसाब से मैं हाई कोर्ट में डाले हूँ, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी भी गवर्नमेंट वाले चेयरमैन वगैरह जो है ना सब उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, हारिस वाले की। जी, देखिए, आप ये बता रहे हैं कि आपके घर के सामने एक जमीन है जिसका कि मुकदमा चला और मुकदमा आपके फेवर में हो गया है। जब मुकदमा आपके फेवर में हो गया है तो इलाके के या कोई लीडर टाइप का आदमी जो है वो आपको कब्जा नहीं लेने दे रहा है। तो ऐसा है कि जब आपके फेवर में डिग्री हो गई है तो आप मालिक हो गए हैं। अगर किसी किस्म का उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो आप पुलिस का सहारा लीजिए। उस ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के आर्डर के मुताबिक पुलिस को आपकी मदद करनी चाहिए, और अगर पुलिस मदद नहीं कर रही है तो फिर आप कोर्ट में जाइए उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आर्डर की। जी, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं फैयाज अली। हेलो हेलो फैयाज साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। वकील साहब, अक्सर हम सुनते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, तो इस एक्ट को हम किस तरह से समझें? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोवाइड करता है कि ऑफेंस कभी कभी ऐसा भी होता है कि बालिग से भी हो जाता है, नाबालिग से भी हो जाता है। तो अगर जिन बच्चों जो नाबालिग के कैटेगरी में आते हैं उन बच्चों के लिए यह है कि कानून इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि उनका ट्रायल अलग है, जुवेनाइल कोर्ट्स हर जगह बने हुए हैं, उसमें मैक्सिमम जो है वो शेल्टर होम भेजा जाता है। उसका हक यह है कि अगर कोई बच्चा किसी घिनौने या इस किस्म के
किसी भी अपराध में किसी भी किस्म के ऑफेंस उससे हो जाती है तो उसका पहला प्रोटेक्शन तो ये है कि उसको प्रोपगेट न किया जाए टीवी में, इधर उसका फेस लोगों के सामने ना आए। दूसरी बात यह कि उसको आम कैदियों के साथ नहीं रखा जाए, उसके लिए जुवेनाइल शेल्टर होम बना हुआ है और उसका ट्रायल भी जुवेनाइल कोर्ट के तहत होता है। ये उसको जो है प्रोटेक्शन हासिल है। जी, एक बार फिर से राजस्थान से फैयाज अली हमारे साथ लाइन पर है। हेलो 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 जी, फैयाज साहब अपना सवाल बताएं। अरे टीवी में आ रही है। फैयाज साहब अपना सवाल आप बताएं, आपको पूछना क्या है? हेलो जी, सवाल बताएं। हेलो बताएं सवाल, आपकी आवाज आ रही है। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका, आपको क्या पूछना है? जी, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं। हेलो, कश्मीर से बोल रहा हूँ, कश्मीर से। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? इस तरह जो मेरी माँ की माँ है उसका जो प्रॉपर्टी है उसको इसमें प्रॉपर्टी में नहीं हिस्सा मिल सकता, उसको क्या करेंगे हम? देखिए, आपकी माँ की माँ यानी आपकी नानी की प्रॉपर्टी में आपकी माँ का भी उतना ही हक है वरासत में जिस तरह से और बहनों का है या और उनके बेटों का है, यानी आपके मामाओं का है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आप पहली बात तो उनको नोटिस दीजिए, अपने वकील कीजिए, वकील के थ्रू नोटिस दीजिए। उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं तो आप जो है अदालत में जाइए और पार्टीशन का सूट डालिए और अपना क्लेम जो है अदालत के थ्रू आपको मिल सकता है। आप स्ट्रांग फुटिंग पे हैं। जी, वकील साहब, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो आजकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। अक्सर लोग लोन लेते हैं बड़े बड़े बैंकों से, लेकिन फिर उसके बाद जैसे लोन नहीं चुका पाते हैं या कुछ देरी हो जाती है, एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर कोई लोन ले रहा है मकान के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये तो बेसिकली जो ख्याल देखना है वो लोन देने वाले को देखना है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं सही। उसके अलावा आप बराबर ये देखें कि जो आप लोन ले रहे हैं उसमें जो शराइत है, वो शराइत में लाजमी है कि जब आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो अगर किसी ने, बैंक ने या किसी लोन देने वाली एजेंसी ने अगर आपको लोन दिया है तो लाजमी है कि उस प्रॉपर्टी को जिसको आप गिरवी रखे हैं उसको अपने कब्ज़े में लेने के लिए और अपना लोन अमाउंट रिकवर करने के लिए उनके पास, लोन देने वाले के पास ये जो है कानूनी पक्ष उनके साथ है। इसीलिए आप बिल्कुल ये देख लें कि लोन के शराइत क्या हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ में आ रहा है तो आप लोन लीजिए, नहीं तो किसी और दूसरी एजेंसी को दीजिए। उसमें मेन चीज़ ये है कि लोन लेते वक्त आप बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह से देख लीजिए कि क्या उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो नेचुरली कि आप जो है एक अच्छे ट्रैप में आ जाएंगे, जिसको लोन ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ते जाना है, इंटरेस्ट बढ़ते जाना है और अल्टीमेटली एक रोज़ ऐसा आ जाता है कि जो उस प्रॉपर्टी को आपने गिरवी रखा है, मॉर्गेज किया है, उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा लोन अमाउंट हो जाता है इंटरेस्ट को लेके। तो पता चला कि प्रॉपर्टी भी आपकी गई, अब उसके बाद भी लोन का कुछ अमाउंट आपके सामने खड़ा है। इसीलिए आप हर किस्म का प्रिकॉशन लेकर पहले ये देख लें कि जो आप लोन ले रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और क्या आप दे सकते हैं कि नहीं, उस टर्म और कंडीशंस को वापस कर सकते हैं कि नहीं। जी, आंध्र प्रदेश से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अब्दुल रहमान। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल जनाब। जी, हमारे वालिद साहब एक सर्विसमैन थे। जी जी, तो उन्होंने इंतकाल हो गए, 15 साल हुआ इंतकाल होके। जी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विसमैन के हिसाब से उनको जो जमीन मिली थी, 2 एकड़ जमीन मिली थी। जी, वो इंतकाल होने के बाद वो आखिरी में जो इंतकाल होने से पहले एक शख्स को दिए थे कि भाई तुम्हें जिरात कर लो। जी, बच्चे फिर कब पूछेंगे तो जब दे दो बोल के बोले थे। जी, उनके औलाद जो हम थे, जो बाहर थे, हम उसका ख्याल नहीं किए। जी, अब जाके पूछे तो बोलता है कि भाई वो 20 लाख देना है, 30 लाख देना है, या तकरीबन 1.25 एकड़ जमीन है। देखिए रहमान साहब, जो आप यहाँ पे फैक्ट्स बता रहे हैं उसके मुतालिक ये होता है कि जो ज़मीन आपके फादर को एक सर्विसमैन के लिए सरकार ने कुछ जो है अनाउंस किए होंगे बेनिफिट, उस बेनिफिट के तहत ये होगा कि हम इतना ज़मीन देंगे लेकिन इस हिसाब से उसका पेमेंट देना होगा।
अब वो पेमेंट के मुतालिक जो है आप बता रहे हैं कि आपने ख्याल नहीं किया वालिद के गुजरने के बाद, और अब जिसके पास वो प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि इतना आपको देना होगा, तो ज़रा उसको देख लीजिए कि वो किस तरह से डिफ़ॉल्ट हुआ है, और ये कि लाजमी है कि उसका पेमेंट तो देना होगा। और जहाँ तक वो आदमी है उस पहले आप इसके मुतालिक जो सक्सेशन सर्टिफिकेट लीजिए कि फ़लाँ जो एक सर्विसमैन थे उनके वारिसैन में फ़लाँ फ़लाँ हैं, फिर उसके ख़िलाफ़ आप मुकदमा कर सकते हैं उस ज़मीन को रिकवर करने के लिए। लेकिन ये याद रहे कि उस ज़मीन पर अगर कोई लोन है सरकार की तरफ से तो वो लोन जो है वो देना होगा। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इरफान रसूल। हेलो हेलो इरफान साहब, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, कश्मीर से अशरफ अली हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं आपका क्या सवाल है? हमारे बेटी का मसला है साहब। जी, सवाल बताएं। हाँ, वो बेटी के 2 बेटियां हैं, वो जवाई जो है ना बराबर देख नहीं रहा है, छोड़ के चले जाता है, उसको देखना हमको ही पड़ रहा है जी पूरा। उन्हें आता कि नहीं घर पे, अब तीसरी भी डिलीवरी होने वाली है जी, और इसके लिए हमने कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया, पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई जी। उसके माँ बाप उसको घर से निकाल दिए हैं जी। अब वो कोर्ट वाले ने 4 महीना हुआ सब डाल के, मगर हाजिर हो रहा नहीं उन्हें। देखिए, जो आपकी बेटी है उसकी बेटियों का जो जिम्मेदारी है नान नफका का यानी मेंटेनेंस का, वो उसके फादर के ऊपर पड़ता है और उसके फादर की जिम्मेदारी है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं और उसके बाद भी वो आ नहीं रहा है। तो देखिए, एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का दूसरी पार्टी को बुलाने का। पहले कोर्ट समन नोटिस इशू करती है, समन इशू करती है, समन के बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर वारंट इशू करती है, वारंट के बाद भी नहीं आता है नॉन अवेलेबल वारंट होता है, फिर जो है कुर्की जब्ती का भी ये होता है। तो ये प्रोसेस होता है अपीयरेंस का, तो उसका तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अगर किसी तरफ से वो कोर्ट का नोटिस या समन लेने से इवेट कर रहा है तो आप अपने लोकल एडवोकेट से आप बात कीजिए और उसका सही एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर वगैरह अगर मिल जा रहा है, आज की डेट में ईमेल के थ्रू भी सर्विस होता है, ये सब मिल जाए तो आप कीजिए। क्योंकि जब तक वो कोर्ट में आएगा नहीं तब तक कोई कोर्ट का आर्डर कैसे पास होगा, जब तक आर्डर नहीं पास होगा तब तक जो है मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा। इसलिए केस को आप जो है सीरियसली परसू कीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर से, जोहरा। हेलो जी। हेलो वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताएं जोहरा, क्या सवाल है? जी, मेरा ये सवाल है कि हमारी भांजी की शादी हो गई थी जी, तो वो उस लड़के ने जैसे कि सवा का नहा के आई डिवोर्स दे दिया था और कोर्ट के जरिए, और उसने उस बच्चे की जैसे कि सवा का नहा के आई थी, उस बच्चे की परवरिश पे हर बात से इनकार करके उसको बेदखल करके कागज दे दिए थे। तो क्या वो बच्चा 13 साल का हो चुका, उसकी वालिदा की हमने शादी कर दी थी, तो क्या उस प्रॉपर्टी में वो बच्चा जी, मैं समझ गया आपका सवाल। ऐसा है जोहरा भी कि जो उसके फादर हैं उसकी प्रॉपर्टी में इस 13 साल के बच्चे का हक है और वो फौरन कोर्ट का सहारा ले और वहाँ पर एप्लीकेशन लगाए ताकि उस प्रॉपर्टी का खुर्द बुर्द ना हो सके। अपने फादर की प्रॉपर्टी में, जायदाद में उस बच्चे का हक है, भले ही डाइवोर्स हो गया हो या उसकी माँ दूसरी शादी कर ली हो, क्योंकि उसका हक वहीं से बनता है। जी, वकील साहब, अक्सर हम सुनते हैं मानहानि के बारे में, तो मानहानि पर क्या कानून है? देखिए, मानहानि यह है कि चूंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये सब सोशल मीडिया या टेलीविज़न वगैरह पर जिसका जो तबीयत करता है, किसी के मुतल्लिक कोई भी बात, किसी को कोई चोर कह देता है, डकैत कह देता है, किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर जो है लोग ताना दे देते हैं, तो ये सब डिफेमेशन के इसमें आता है, ज़मुर्रे में आता है। और उसके लिए यह है कि जब किसी ने आपके मुतल्लिक कोई ऐसा डिफेमेटरी वर्ड या मलेसियस वर्ड कहा है तो हक यह है आपको कि दोनों किस्म के केस बनते हैं, क्रिमिनल भी बनता है, सिविल भी बनता है। क्रिमिनल केस के लिए डायरेक्ट आपको कोर्ट में कंप्लेंट करना होता है क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसका हुआ है, या अगर सपोज के लिए कोई हमारे वालिद, किसी के वालिद जो कि दुनिया में नहीं है या बुजुर्ग जो कि दुनिया में नहीं है, उनके मुतालिक भी कोई गलत बात कहता है तो उसके वारिसैन को डिफेमेशन में लिया जाता है कि वो डिफेमेशन का मुकदमा कर सकता है। तो सिविल कर सकता है जिसमें कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, प्लस क्रिमिनल भी कर सकता है जिसमें कि दूसरी पार्टी को सजा हो सकती है। तो ये दोनों किस्म के सिविल क्रिमिनल ऑप्शन जो है उस आदमी को अवेलेबल है जो कि डिफेम हुआ है।
जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अब्दुल कय्यूम। हेलो। जी जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि एक लड़की है जी, उस लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो अपने लिए अपना हक मतलब जमीन में अपने हिस्सा मांगती है जी। तो जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई आप ये प्रूफ कैसे करोगे कि ये बेटी है। जी मैं समझ गया। देखिए, एक बात तो ये कि अगर किसी की शादी किसी से है तो कानून ये प्रिज्यूम करेगा कि इस बीच अगर कोई बच्चा या कोई औलाद पैदा हो रहा है, बच्चा या बच्ची, तो ला ये मानकर चलेगी कि उसके वालिद वो हैं जिससे कि शादी हुई थी उसकी माँ की। उसके इनकार करने से काम नहीं चलेगा। मतलब कानून यही कहेगा कि भाई चूंकि आपकी शादी हुई है और शादी के दौरान ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है उसका वालिद वही है जिससे उसकी माँ की शादी हुई है या माँ उसके निकाह में है या माँ का विवाह हुआ है। देहरादून से एक कॉलर हमारे साथ हैं, खुर्शीद अहमद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा ये है, मैंने ये कुछ जमीन ली थी आज से 25 साल पहले। जी जी, सवाल पूरा करें। मैंने 25 साल पहले कुछ जमीन ली थी और रजिस्ट्री खर्च के नाते मैंने कुछ उसमें से मतलब पोजीशन तो पूरा ले लिया था, लेकिन रजिस्ट्री कम की कराई थी। जी जी तो मैं जो है वो कुछ जमीन कम लिखाई थी, उसको लीगल रूप में जो है कराना चाहता हूँ। उसका क्या पोजीशन में तो मेरे है। जी देखिए, आपने ये कहा कि आपने 25 साल पहले जो है कुछ ज़मीन ली थी जिसके कि आप पोजीशन में आ गए थे, लेकिन जो रजिस्ट्री हुई थी उस पूरी ज़मीन की नहीं हुई थी, कम ज़मीन की हुई थी। तो ऐसा है कि चूंकि आप ज़मीन के पोजीशन में हैं और अगर वो जिसने आपको ज़मीन बेची है अगर वो बाहयात है या उसके वारिसैन बाहयात हैं तो उनके खिलाफ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक मुकदमा डाल सकते हैं और कोर्ट से आर्डर होने के बाद फिर दाखिल खारिज भी हो जाएगा। बैंगलोर से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शफीकुर रहमान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकील साहब से बात करना है मैडम। जी बताएं। बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी अहलिया जो है उसके 2 भाई हैं और ये 4 बहनें हैं। जी हाँ, तो ये सवाल मेरा ये है कि अब ससुर साहब वगैरह जमीन लिख रहे हैं तो एक साला और एक साली वो जमीन लेना नहीं चाहते, यानी अड़चन डालना चाहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट से हम लोग अपने नाम जमीन अपना हक करा सकते हैं? बिल्कुल, आपने फरमाया कि आपने कहा कि आपकी अहलिया 4 बहनें हैं, उनके 2 भाई भी हैं, तो इन लोगों के फादर की प्रॉपर्टी में या मदर की प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा उनके हिस्से के हिसाब से डिवीज़न होगा। अगर इस्लामिक शरीयत के हिसाब से हैं तो वही बेटी का जो है 1/2, बेटे का जो है 1 हिस्सा। तो अगर उस हिसाब से एक साला और एक साली अगर आपकी पूरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती हैं, उसके ऊपर जो है आपका हक नहीं दे रही हैं, आपकी बीवी का नहीं, तो आपकी बीवी जो है मुकदमा कर सकती हैं। कानून के हिसाब से कानून वो स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, उनको उनका हक मिल जाएगा। जी, हैदराबाद से एक कॉलर है हमारे साथ, सिरासत। हेलो। हेलो। हेलो जी वालेकुम सलाम। बताएं, सवाल क्या है? सवाल ये है, मैं जिस घर में रहती हूँ मेरा कब्जा है और मेरे वालिद का घर है। जी। मेरी बहने वगैरह जो है मैं उसको हटाना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग जो है मार्केट वैल्यू मांग रहे, जबकि मेरी उसकी हैसियत नहीं है कि मैं मार्केट वैल्यू दे सकूं। जी देखिए, हकीकत तो यह है कि आपके वालिद की प्रॉपर्टी है, कब्जे में आप हैं। वो आपके वालिद के बाद जो है प्रॉपर्टी में सबका शेयर बनता है, आपके भाइयों का भी, आपके बहनों का भी। अगर वो आपका कहना यह है कि आप देना चाहती हैं लेकिन उतना अमाउंट नहीं है जो कि आज की डेट में उसकी शेयर है प्रॉपर्टी का, देखिए उनका हक तो बनता है। इस किस्म के कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें, 1 बार नहीं दें, 2 बार दें, 4 बार दें, कोई किस्त बांध लें, लेकिन आप खुद कह रही हैं कि मैं देना चाहती हूं लेकिन देने की पोजीशन में नहीं हूं, तो प्रॉपर्टी का तो कीमत वही लगेगा जो कि इस वक्त की प्रिवेलेंट वैल्यू है।
तो उनका हक तो बनता है आपकी प्रॉपर्टी में। जी, लाइन पर हमारे साथ हैं याकूब पाशा। हेलो हेलो याकूब साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, अक्सर हम ये भी सुनते हैं नॉन कंपाउंडेबल, तो ये इसको किस तरह से हम समझें? देखिए, कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनकी की नौइयत जो है हल्के किस्म के, आम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, हल्के किस्म के ऑफेंस होते हैं जिसमें कि सपोज के लिए पनिशमेंट सिर्फ फाइन है या है भी तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल तक की सज़ा है। तो हमारा CRPC ऑफेंस को जो है वो डिफरेंट वे में कैटेगराइज करता है, जैसे बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। तो ऐसे केस से कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, आपने कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के मुतालिक पूछी है, तो ऑलरेडी जो है हमारे CRPC में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि वो ऑफेंस जो कि जिस सीवियरिटी उसकी कम है, उसका पनिशमेंट कम है, तो उसमें यह है कि जिस आदमी को हमने नुकसान पहुंचाया है, अगर किसी को मारा है, किसी की प्रॉपर्टी जब्त की है, अगर वो हमसे कंप्रोमाइज़ कर ले रहा है, सेटिस्फाई है, तो फिर एक एप्लीकेशन लगा के वो कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंडेबल में 2 किस्म के केसेस होते हैं। एक वो कि जो कि मजिस्ट्रेट के बगैर किसी आर्डर के आप कंपाउंड कर सकते हैं, आपको सिर्फ एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि हम कंपाउंड कर लिए, इस केस को ख़त्म करें। दूसरा ये होता है, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें कि आप कंपाउंड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मजिस्ट्रेट का आर्डर लेना पड़ता है। तो कंपाउंडेबल केसेस का मतलब ये होता है कि आप जिस पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, जो विक्टिम है, उस विक्टिम के राज़ी होने के बाद जो है एक एप्लीकेशन लगा के केस को ख़त्म कराया जा सकता है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडेबल केसेस। जी, वकील साहब आपसे और भी बातें करेंगे कानून से जुड़ी हुई। नाजरीन, यहाँ पर एक्सपर्ट जो भी राय देते हैं वो कोई हतमी राय नहीं है, आप कोई दूसरी लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं जो कि ज़रूरी भी है। खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं हैदराबाद से, समीर खान। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। सवाल बताएं जी, सवाल बताएं जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, वो प्रॉब्लम ये है कि मैं फैमिली केस में फंसा हुआ हूँ। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वो लोग एक बार शादी होके 3 महीने था मेरा, उसके उनके पुराने जो कॉन्फ्रेंस थे फोन कर रहे थे, जो है ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके मैं उनको पकड़ाया। पकड़ाया भाई जो है ना मैडम, वो कंप्लेंट भी हुआ, तो वो फिर उसका एक पेपर लिख के दिए पुलिस स्टेशन में, हफ्ते में करके लेके जाओ बोल। घर को लेके आऊँ, घर को लाया बस क्या मालूम मैडम, 2-3 महीने से उससे हाथा काट लेना शुरू कर। तो उनके अब्बा को बुलाया, उनके अब्बा को बुला के बोला भाई देखो ऐसी मत है, इसके बस्ती के 4 जनों को बुला। उनके अब्बा 4 दिन में समझा तो बोल के लेके गए, लेके जाके 4 महीने 5 महीने वहां रखे, न तो मेंटेनेंस का केस डाल दिया। जी देखिए, पहली बात तो ये कि जितने कॉलर हैं सवाल पूछने वाले, उनसे गुजारिश ये है कि क्वेश्चन जो है वो अपने जहन में पहले बना लें, ताकि शॉर्ट से शॉर्ट सेंटेंसेस में जो है वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपने जो समीर साहब, आपने जो सवाल पूछा है, आपके सवाल के हिसाब से आपकी शादी हुई, आप फैमिली केस में फंसे हुए इसलिए कि आपके मुताबिक आपकी बीवी को आपके ससुराल वाले ले गए, ये कह के कि कुछ दिनों के बाद वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने वापस न करके आपके खिलाफ केस कर दिया मेंटेनेंस का। तो लाजमी है कि आपका घरेलू मसला है, अगर आपकी बीवी के साथ किसी किस्म की ज़्यादती आपसे, आपके घर वालों से हुई है, वो आपके साथ अगर नहीं रहना चाहती है, उसके हक़ नहीं पूरे हो रहे हैं, तो दुनिया का कोई कानून किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकता है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ हो, एक दूसरे के साथ रहने की। चूँकि मसला यहाँ पर वाइफ का है, उसको मेंटेनेंस करना जो है वो मेंटेन करना आपको की ज़िम्मेदारी है। तो अगर वो मुकदमा डाल दी है तो आपको ये दिखाने में, अगर आप कामयाब हो गए कि बग़ैर किसी गलती के, आपके बग़ैर किसी गलती के वो आपको छोड़ कर गई है, तब तो आप बच सकते हैं मेंटेनेंस देने से। लेकिन अगर वो प्रूफ आप नहीं कर पाए तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब तक कि वो वाइफ है, और तलाक होने के बाद जब तक वो खुद अनएम्प्लॉयड है या कोई दूसरी शादी नहीं कर ले रही है। जी, हावड़ा से एक कॉलर है हमारे साथ, शेख मोहम्मद। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। हेलो बोलिए, हावड़ा से बोल रहे हैं। हाँ बताएं जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? सवाल बता रहे हैं कि हमारा लड़का का शादी हुआ रहा जी, आज 15-16 बरस हो गया, समझे? हेलो जी जी, सुन रहे हैं, सवाल पूरा करें। बोल रहे हैं कि हमने मछुआ में शादी किया रहा,
कलकत्ते में जी। तो जब हम शादी किया बड़ा धूमधाम से, या 80-82 का बात है या जो 89 जो भी है जी। तो 13 साल हुआ, मतलब 2013 में हमने रिटायर होने वाले थे जी। तो रिटायर होने का बाद, रिटायर होने का पहले हमने बहू को बोला, 10 बरस रह चुकी थी, 10-11 बरस रह चुकी। हाँ, आगे बताइए आप। वो उसको हम बोला भाई हम रिटायर होने वाले हैं तो आप एक काम कीजिए, या जमीन ले लीजिए या घर ले लीजिए, अपना दोनों आदमी जो है अपना एक किनारे कीजिए, आप हम लोग को मतलब कि तुम लोग का भार नहीं संभालना, समझे। ठीक है। तो ये जो है कुछ दिन का बाद ये जो घर से भाग गई, जेवर वो जो भी था जो ले गई थी, हम रिपोर्ट नहीं किया पुलिस में जी। हम लोग जाए दो, उसका जेवर है, घर की इज्जत है, क्या है, आगे बताइए। यहाँ से तो वो उसको बुलाते हुए रहे, टीपू सुल्तान मस्जिद से, पंचायत से, सबसे, वो आई नहीं जी। उनके घर वाले बोलते रहे, बाप तो नहीं था, उनके घर वाले बोले बाप को देख के शादी किया है, तो बाप को देख के शादी किया तो बाप कब तक रखेगा, बोलिए ना, बाप का जिंदगी भी तो है। देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका मतलब ये होता है कि आप अपने बेटे की शादी आज से 15-16 साल पहले किए थे और आपकी बहू जो है आपके जॉइंट फैमिली में ही रहती थी, अब जो है वो चली गई है, और क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं 13 में, रिटायरमेंट के बाद आपने ये कहा कि भाई कुछ ज़मीन ले लो या कुछ पैसे ले लो, तुम लोग अपनी ज़िंदगी शुरू करो, आपने अपने बेटे को कहा। लेकिन आपकी बहू ये कह रही है कि नहीं, या उसके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, आप में भी हक है। तो मैं बताऊं कि लड़का आपका बालिग है, शादी 15 साल पहले हुई है, इस लड़के की जिम्मेदारी है आपकी कि वो अपनी बीवी का देखभाल करे। अगर वो नहीं कह रहा है तो जब तक आप जिंदा है, जो आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टी है उस पर पूरा का पूरा आपका हक है, उसमें आपकी बहू का कोई जो है हक नहीं बनता है उस वक्त तक जब तक कि आप बाहयात हैं। आपका बहू का अगर हक बनता है तो आपके अपने बेटे के थ्रू बनता है, आपके नातियों का हक बनता है, आपके पोतों का हक बनता है आपकी प्रॉपर्टी में। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तब तक जो है उस प्रॉपर्टी को जो भी आपने कमाया है, बनाया है, उसको आप ही इस्तेमाल करेंगे, आप ही को हक बनता है उस पर। जी। श्रीनगर से एक कॉलर है हमारे साथ, शौकत। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकील साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। जी। हम तीन भाई हैं और जो हमारा बड़ा भाई है वो हमने गोद लिया हुआ है, तो कानून के लिहाज से उसका क्या हिस्सा बनता है हमारी प्रॉपर्टी में? देखिए, पहली बात तो ये कि आपके यहाँ इस्लामिक शरिया अप्लीकेबल है, गोद लेने का कंसेप्ट जो है वो नहीं है। हाँ, अगर आप किसी का भला चाहते हैं किसी बच्चे को, तो उस बच्चे को तमाम किस्म की जो भी आपके पास जायदाद है आप दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, उसको कोई मना नहीं करता है। उस बच्चे का पालन पोषण करने से कोई नहीं मना करता है, बल्कि ये कि अपना नाम दें, उसके बाप का नाम हटा के, उसके असली पिता का नाम हटा के, इस चीज़ को जो है इस्लामिक शरिया जो आपके यहाँ अप्लीकेबल है वो डिस्करेज करता है। तो जो अभी तक प्रॉपर्टी है आप तीन भाइयों का उस जो भी प्रॉपर्टी है उसमें बराबर और का हिस्सा है। कोई एक दूसरे को गोद ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी का भी मालिक आप हो गए, जब तक कि वो खुद न दे। जी। एमपी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नजीब बेग। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? ये सवाल ये है कि मेरी बच्ची की शादी मैंने 4 साल पहले की थी, किशनगढ़ मेरी बहन को दी थी। उनके एक बच्ची है जी, है ना जी, सवाल बच्चा जो है 2 साल में पहले कोई फकीर की लड़की लेके भग गया, 3 बच्चों की माँ, और वही लड़की को मेरे है, उसकी बच्ची मेरे घर ही आज 1 साल हो गया, 4-5 दिन कम है। देखिए, आपका सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि सवाल जो पहले आप लोग जहन में बना लीजिए, उसके बाद पूछें। जम्मू से एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, अगर मैं बात करूं क्राइम की, तो क्राइम क्यों होते हैं? क्या इसलिए ज़्यादा होते हैं कि हमें कानून की जानकारी कम है? देखिए, क्रिमिनोलॉजी और क्राइम होने के सबब तो उसको गिनाया नहीं जा सकता है। हर सोसाइटी का अपना अलग अलग जो है अलग अलग प्रक्रिया होती है जी। लेकिन ये कि हर सिटीजन्स को कानून उतना जानना चाहिए जितना कम से कम अपने धर्म के बारे में जानता है जी। धर्म के मुतालिक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको घर से मिलती है, उसके पेरेंट्स बताते हैं। इसी तरह से पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को
फंडामेंटल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर बताएं कि इस देश में अगर रहता है कोई, तुम इस देश के एक देश के अगर सिटीजन हो तो उस देश का कानून को जो है फॉलो करना है, उसका पालन करना है। और जो ये चीज़ें हैं कि तुम्हारे सिटीजन होने के नाते तुम्हारा हक क्या है उसके मुतालिक बताना चाहिए कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं आप, आपको कोई पासपोर्ट और कोई पूछने वाला नहीं होगा, जहाँ चाहे वहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकते हैं, आप चाहे तो मंदिर जाएं, चाहे तो मस्जिद जाएं, गिरजा जाएं, ये सब जो है यहाँ का कानून आपको हक देता है। लेकिन वहीं पर जहाँ पर एक तरफ कानून आपको हक देता है वहीं पर कानून आपको जिम्मेदारी भी देता है, और ये जिम्मेदारी जैसे देता है कि आप किसी के बिलीफ के ऊपर हंसेंगे नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपके किसी रहन सहन तरीके में, या अगर कोई बिजनेस कहीं सपोज के लिए कोई तमिलनाडु का आके बिजनेस दिल्ली में कर रहा है और बिजनेस में हमें कम्पीट कर रहा है, तो हम इससे उससे नफरत नहीं कर सकते हैं कि वो तमिल का है, क्योंकि उसको भी उतना ही हक है आके बिजनेस करने का दिल्ली में जितना कि हमें दिल्ली में रहने वालों का है। तो इन सब चीज़ों के मुतल्लिक लाजमी है कि पेरेंट्स को बताना चाहिए। और बहुत से कानून बहुत से ऐसे ऑफेंस होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, तो उस टेक्निकल ऑफेंस को भी, जिसको कि हम जानते नहीं है कि ऑफेंस है, लेकिन कानून उसको ऑफेंस बताता है, कानून उसको जुर्म बताता है। तो इन सब चीज़ों को पेरेंट्स को खासतौर से स्कूल में प्राइमरी लेवल तक जिस तरह से मजहबी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली जनरेशन को, बच्चों को बताएं। और जिन बच्चों के पास ये बात नहीं आ पाई है, कम से कम बालिग हो जाने के बाद एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अपना पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसको मालूम हो कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसके हुकूक क्या है। जी, एक कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, परवीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी, हम लोगों ने प्लॉट लिए थे 5 साल पहले, उस पर मकान भी बनाए, लेकिन जो जिनके पास से प्लॉट लिए थे उनका इंतकाल होगा। हमारे नाम पे रजिस्ट्री करवाना है, उनकी कोई औलाद भी नहीं है, बीवी है उनके बस, और बहुत दिक्कत आ रही हमें रजिस्ट्री करवाने के लिए, क्या करना चाहिए? जी देखिए, आपने कहा कि 5 साल पहले लिया और आप पोजीशन में ही आ गई हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो देखिए, रजिस्ट्री तो वही करेगा जो कि जिसने कि आपको बेचा है, जो आपसे पैसा लिया है। अब इत्तफाक से उसका अगर इंतकाल हो जाता है तो उसके वारिसैन को देखना पड़ेगा। आप करें कि वारिसैन का ही पता नहीं है, लेकिन किसी का भी कोई भी दुनिया में आया है तो उसके पेरेंट्स है। अगर कोई इस दुनिया से जा रहा है तो चाहे उसकी औलाद ना हो, उसके भाई होंगे, भाई के औलाद होंगे, बहन होंगे, यानी कि जो भी उस प्रॉपर्टी का वारिस बनता, अगर आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदी नहीं होती तो उनको आप तलाश कीजिए और उनके ख़िलाफ़ उनके प्रॉपर्टी के मुतालिक एक मुकदमा कीजिए, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंटेक्ट बोलते हैं। फिर जब कोर्ट से एक बार आर्डर हो जाएगा तो फिर आपके नाम से दाखिल खारिज या आपके नाम से प्रॉपर्टी का इंदराज हो जाएगा। हैदराबाद से एक कॉलर है हमारे साथ, नसीम। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं। जी सवाल बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल बताएं जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? सवाल बताएं, आपको क्या पूछना है? जी आ रही है। बोलना है कि जैसे कि हम शादी कर लिए हैं। जी जी, सवाल पूरा करें, सवाल पूरा करें। देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ, शादी कर लिए तो वालिद साहब हमको घर में रहने न दे रहे और जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे, इसके लिए कुछ कर सकते हैं वालिद साहब के ऊपर? जी ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जब तक आपके वालिद जिंदा हैं, अब प्रॉपर्टी उनके नाम से है, वो उसको इस्तेमाल करने का मिजाज रखते हैं। और उनकी प्रॉपर्टी में अगर उनकी अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी है तो आपको इस तरह से क्लेम करने का कानून हक नहीं देता है। ये बिल्कुल घरेलू टाइप का मुकदमा है। वो कानून का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं आपको अपने घर से निकालने के लिए। इसलिए ऐसे सिचुएशन में कानून जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है, बल्कि आपके फादर के सपोर्ट में है। नागपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नसीम अनवर। हेलो हेलो, हाँ जी जी वालेकुम सलाम। अगर किसी ग्राहक को दुकानदार ने धोखा दिया है तो उसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है और क्या क्या कागजात जमा करने होंगे जी? और क्या वो खुद जी बताएं। जी, आपने कहा कि आपको दुकानदार ने धोखा दिया है, तो पहली बात तो ये कि धोखे की नौइयत क्या है। क्या सामान वो जो कि आप खरीदना चाहते थे, आपसे पैसा लिया दूसरे सामान का और दे दिया घटिया सामान, तो उसके मुतालिक पहली बात तो ये कि आप पुलिस में कंप्लेंट करें।
उसके अलावा एक कानून और है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट है। अगर वहाँ से आपका ग्रीवेंसेस नहीं रिड्रेस हो रहा है तो फिर स्टेट में है, फिर सेंटर में है। तो पहली बात तो ये कि आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, और ये बात बिल्कुल आपको क्लियर लिखना पड़ेगा कि आप लेना चाहते थे फलां, आपने पेमेंट दिया है फलां चीज़ का, लेकिन आपको वो चीज़ न देकर उससे घटिया चीज़ दे दी गई है। धोखे का भी केस बनता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी केस बनता है। इसलिए आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, पहला काम। उसके बाद फिर कंज्यूमर कंप्लेंट पे जाइए। हैदराबाद से हमारे साथ हैं शाहिदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल था, वो मेरे शौहर रिटायर्ड होते वक्त पूरी पेंशन खुद रख लिए, मकान मेरे नाम पे रखे। वो मकान के किराए बोल रहे, मकान में किराए मेरे को 5-6 हजार ही चाहते, मेरे को बस नहीं होते। पेंशन में से हक है या नहीं वो पूछना चाह रही थी। जी देखिए, ऐसा है कि आपका कहना यह है कि जो आपका घर है वो आपके नाम से है, उसको भी आपके शौहर ने खरीद कर दिया है, उससे किराया आता है और उसमें आपका गुजर नहीं होता है। देखिए, आपको जो कानून इजाज़त देता है वो ये कि आपकी हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि उसी हिसाब से अपनी बीवी को मेंटेन करे जिस स्टैंडर्ड से वो रहता है। अगर वो आपके शौहर का स्टैंडर्ड ज़्यादा है, उनका इनकम का ज़रिया ज़्यादा है, तो आप उनसे जो है कानून के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए उनके स्टेटस के हिसाब से आप अपना ये ले सकती हैं। जी, पटना से हमारे साथ जुड़ी हैं नसीमा। हेलो जी, सवाल बताएं। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या सवाल है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं सवाल। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो नसीमा, आपकी आवाज हमें आ रही है, सवाल बताएं, क्या सवाल है? वकील साहब से जी बताएं। 2011 में मेरी बहन की शादी हुई थी जी, तो एक बच्चा हुआ था, उसको एक लड़की हुई 2012 में। उसके बाद फिर 2 साल के बाद मेरी बहन का इंतकाल हो गया। ठीक है जी जी। तो वो बच्चा जो है मेरे पास है जी, मेरे हवाले लगा कर गई है जी। उसका बाप जो है कुछ देखभाल नहीं करता, तो उसका हक कहाँ तक है ये, मतलब कानून के हिसाब से? कानून के हिसाब से यह है कि उसकी बाप ही की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को मेंटेन करे। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, उसको 125 बोलते हैं CRPC, उसके तहत आप उसका गार्जियन बनकर बच्ची का, आप अगर नानी हैं तो आप गार्जियन हैं, आप बच्ची का हक जो है कोर्ट के ज़रिए दिला सकती हैं। कानून इसकी आपको इजाज़त देता है और कानून आपके फेवर में है, क्योंकि 2012 में बच्ची पैदा हुई है तो अभी उसकी एज ही क्या है, 6-7 साल की बच्ची है। तो आप उसके बिहाफ पर आप उसके पढ़ाई का खर्च, उसके रहने खाने का खर्च आप जो है उसके फादर से ले सकती हैं। आप कोर्ट जाइए। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं राकेश कुमार। हेलो राकेश साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? राकेश साहब, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ जी जी, अब सवाल बताएं। 20 साल हो गए, मैं जमीन ली थी, एक तो उसमें रजिस्ट्री भी हुई है, इंतकाल भी चढ़ा हुआ है, लेकिन पटवारी जमीन देने से मना कर रहा है। और भूमाफिया के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या किया उसने, तो जमीन तो वहीं पे है लेकिन वो दे नहीं रहा हमें। सवाल ही पे कि आपके कहने के मुताबिक आप 20 साल पहले ज़मीन लिए हैं, 20 साल पहले ज़मीन लिए हैं, तो उस ज़मीन के कब्ज़ा किसके पास है? अगर कब्ज़ा भी आपके पास नहीं है और आप 20 साल पहले ज़मीन लिए हैं, तो दाखिल खारिज भी आपके नाम से नहीं हुआ है, तो फिर तो ये एक कानून होता है जिसको बोलते हैं कि लिमिटेशन एक्ट। तो एक चीज़ लिमिटेशन में आता है, अगर आपकी कोई लैंडेड प्रॉपर्टी है यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या किसी दूसरे के पास है और आपने 12 साल तक उससे वापस लेने की कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, तो फिर एक राइट ऑफ पोजेशन बन जाता है जिसको एडवर्स पोजेशन बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि कानून आपसे यही पूछेगा कि आप 20 साल तक कहाँ थे। अगर उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाए सही मानों में, तो फिर वो ज़मीन उसकी हो जाएगी जिसके कब्जे में। जी, बक्सर से एक कॉलर हमारे साथ हैं, जाफर अली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि हम 4 भाई 2 बहन हैं। जी। वालिद वालदा के रहते हुए वालदा ने एक जमीन ली थी। अब वो उस जमीन में हम लोग 4 भाई रहते हैं।
मेरी बहन दो बहन है, वो बार बार हिस्से के लिए गुजारिश करते हैं, इसके लिए क्या किया जाए? जी आगे बताएं। देखिए बहुत सिंपल है। आपने ये कहा कि आपके वालिद पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में ही जो रेसिडेंस है, आपका रिहाइश है, वो आपके नाम से कर दी थी, आप भाइयों के, अब पोजीशन भी दे दिया था, तो लाजमी है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दे दिया है तो आप उससे मालिक हो गए। लेकिन बाकी उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है आपके पेरेंट्स में, उसमें आपकी बहनों का भी उसी हिसाब से हिस्सा है जिस तरह से आपका हिस्सा है। जी वकील साहब, हम सुनते हैं, अक्सर बात भी करते हैं, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये क्या है? देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि पिछले 15 सालों में बहुत से हमारे ऐसे लेजिस्लेशन आए हैं जिसको बोलते हैं कि वो बेनेवोलेंट लेजिस्लेशन है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। राइट टू हैव एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन। अब हर बच्चा जो हिंदुस्तान में पैदा होते ही वो सिटीजन है, उसको ये हक बन जाता है कि उसका सही मानों में उसको एजुकेट किया जाए, और कानून उसको अब प्रिजर्व कर दी है कि एक पर्टिकुलर एज तक जाते वक्त, जब तक कि वो बालिग नहीं हो रहा है, तब तक उसका अधिकार है कि वो स्कूल जाए। अगर वो उसको स्कूल उसके पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं तो कानून ये कहता है कि उनके पेरेंट्स भी ऑफेंस कर रहे हैं, यानी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रोसीड किया जा सकता है। इसलिए जब तक कोई चाइल्ड है तब तक जो उसको कहीं काम पर नहीं लगा सकते हैं, कहीं होटल में काम नहीं कर सकता है, बल्कि उसका बेसिक अधिकार ये है कि उसको एजुकेशन दिया जाए। अगर पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं तो स्टेट दे, लेकिन उसको एजुकेशन देना होगा। और अगर पेरेंट्स उसको कहीं काम पे लगा रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का जवाज है, और पुलिस को यह हक है कि उनके खिलाफ FIR करे, उनके खिलाफ प्रोसीड करे। जी हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ है लाइन पर, शबाना बेगम। हेलो हेलो शबाना, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं मौला अली से बात कर रही हूँ। जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? हाँ मैं मौला अली से बात कर रही हूँ। जी बताएं। जी सवाल बताएं। हाँ मेरा घर है लालागुड़े में, तो घर मेरे बाबा के नाम पे था। हम लोग हमारे भाई को भी, हमारे क्या बोलते थे, अम्मी को हिस्सा दे दिए, लेकिन अब हमारे पालिए से भाई को भी जब पैसे दिए थे, लेकिन फिर से उन्होंने आके हमको पैसे दो के सता रहे, कोर्ट से नोटिस भी भेजे और पुलिस में कंप्लेन कर दिए। अब क्या करना साहब समझ में नहीं आ रहा। देखिए पहली बात तो आप पहला काम तो आप ये कीजिए कि जो कोर्ट्स की तरफ से नोटिस आया है उसका आप जवाब दीजिए। उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा हुआ है या कोर्ट उनके केस में लाइफ पाई है, यानी उनके केस में कुछ जान है, उनका केस मेंटेनेबल है, पहले कोर्ट यही देखती है, उसके बाद ही दूसरे फरीक को नोटिस देती है। तो पहला काम तो ये कीजिए कि आप जाकर जो है कोर्ट में जवाब दीजिए, एडवोकेट कीजिए, लोकल कोर्ट में जवाब दीजिए। जी एक कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से और जुड़े हैं, अब्बास। हेलो 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 जी सवाल बताएं। जी अभी हमारे अब्बा के नाम पे मकान है मैडम जी। तो अभी क्या है बोल, तो ऑफिस में जो काम करते थे ना, वो नाम दूसरा है उनका। जी तो जी अभी अब्बा गुजर गए, फिर वो मकान अभी किसके, अब कैसा करना? अभी एक नाम पे दूसरे। देखिए मैं समझ गया कि आपके अब्बा का के नाम से मकान है, लेकिन जिस नाम से मकान है, जो अब्बा का नाम घरेलू जाना जाता था उस नाम से है, लेकिन उनके ऑफिस में जो है जहां वो सर्विस करते थे वहां आपके अब्बा का नाम अलग था। आप देखिए पहली बात तो ये कि अगर किसी किस्म की अड़चन आ रही है, चाहे ऑफिस से उनके पैसे बकाया लेने में या आपके घर के ऊपर कोई क्लेम कर रहा है, तो आपका पहला काम ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये दोनों नाम है वो एक ही आदमी का नाम है। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि पहले एप्लीकेशन लगाइए, एक डिक्लेरेशन लीजिए दूसरे के खिलाफ, और ये बताइए कि आप जो मिस्टर ए और मिस्टर बी नाम है वो दोनों नाम मिस्टर सी के हैं, कोई ए और बी दो अलग अलग आदमी नहीं हैं। तो पहले ये कराइए। ये कोर्ट में ये तरीका है कि आप उसके लिए जो है पहले पेपर में एफिडेविट दीजिए, पेपर में अनाउंस कीजिए, अनाउंसमेंट के बाद फिर आप जाइए उसको नाम चढ़वाइए कोर्ट से, या आपके पास जो है लीगल रिकोर्सेज हैं। जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप। हेलो हेलो जी प्रदीप बताएं क्या सवाल है?
जी गुड इवनिंग मैम। मेरा सर से क्वेश्चन था सर। हाँ बताएं। मेरी 2.5 साल हो गए हैं सर शादी को, और 2.5 साल में सर मेरी जो बीवी है सर वो 1.5 साल मतलब अपने मायके में रही है। जैसे 3 महीने आ गई, फिर 1 महीने मेरे पास आ गई, फिर 6 महीने चली गई, ऐसे करके सर मतलब 1.5 साल उसने वहीं पे स्पेंड किया। और बेसिकली उसकी मदर मतलब मेरे घर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है सर। एक्चुअली मुझे अपना घर जवाई बनाना चाह रही है, तो वो सर इसके लिए मतलब बहुत मतलब हो गया सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा मतलब। और अभी सर मैं रिसेंटली उसने मेरे पे केस भी किया था, बट सर मैंने उससे पहले ही मैंने घर बसाने के लिए केस पहले डाल दिया था गुरदासपुर में कोर्ट में। तो उसके बाद सर इन्होंने दिल्ली में आफ्टर 6 मंथ मेरे पे केस किया 498 समथिंग जो भी था खर्चे का, ये वो मेंटेनेंस का। बट वो लड़की ने 1-2 महीने बाद ही वो केस वापस ले लिया सर, खुद ही अपनी मर्जी से कि मेरी माँ मुझे ढंग से नहीं रखती है, मेरे बच्चे को बहुत ज़रूरत है और हर चीज़ की ज़रूरत है, वो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो सर उसने केस खुद अपनी मर्जी से वापस ले लिया। बट मेरा वाला केस मैंने सर दिसंबर में भी, लास्ट जो दिसंबर है उसमें लिया है। उसने अक्टूबर में वापस ले लिया था, मैंने दिसंबर में वापस लिया। अब सर वो वापस लड़की अपने घर चली गई है, उसकी मदर उसे वापस ले गई है और मुझे अब बोल रहे हैं कि तू इससे डिवोर्स है, हमने तेरे साथ रखनी नहीं है बिना किसी रीजन। कोई सर रीजन यही है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूं। देखिए प्रदीप साहब, जो आप फैक्ट्स बता रहे हैं उससे तो क्लियर ये लग रहा है कि इस 2.5 साल की शादी में ज़्यादातर आपका मसला जो है वो डिस्प्यूट ही में निकल गया है, कई किस्म के लिटिगेशन हो गए हैं। आपसे गुजारिश यह है कि जो आपके एडवोकेट हैं उनसे आप राब्ता कायम कीजिए, वो आपको इसमें सही मशवरा दे सकते हैं। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने और कानूनी समझ को बढ़ाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।